पॉजिटिव एटीट्यूड हो और मेरे को दिली खुशी होती है कि मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊं। ईश्वर मुझे ऐसे ही बना के रखे। बिल्कुल सर, ये बहुत जरूरत है आज के लोगों में होने की, ये भावना होने की, क्योंकि जितना हम देखते हैं लोगों को कि लोग आज के वक्त में इतना ज्यादा अपने आप में इन्वॉल्व हो गए हैं कि उन्हें दुनिया दिखाई नहीं देती। और हमने कई बार देखा है कि सिग्नल्स पे कई लोग होते हैं लेकिन उन बच्चों पे, उन लोगों पे कोई ध्यान नहीं देता। साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो टांग खींच कर नीचे उतार देते हैं। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। एज अ डॉक्टर कह सकते हैं कि आपके लिए सर्विंग जो है वही एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल रहता है, तो वो साफ देखने को मिल रहा है आपके एटीट्यूड में। काश मेरा बस चलता। मेरा मन तो बहुत कुछ करता है करने के लिए। एक तो मेरा इच्छा होती है, मैं अपनी पत्नी से बोलता हूँ कि देखो जो बच्चे दिख रहे हैं, मेरी इच्छा होती है इनके सबको उठाऊं, गाड़ी में बैठाऊं, एक कोई ऐसी संस्था बनाऊं जहाँ इनके लिए स्कूल इनके लिए हो, उनके रहने के लिए इंतजाम हो। तो इन बच्चों को, क्योंकि उनकी क्या गलती है, अगर वो किसी गरीब के यहाँ पैदा हुए हैं तो उनकी कोई गलती नहीं। और कई बच्चे ऐसे, मैं एक बार काशी विश्वनाथ में अपनी माता जी को लेके गया था, उनको वहां पर मैंने त्रिवेणी में संगम में स्नान करवाया, फिर मैं काशी विश्वनाथ में दर्शन के लिए गया। तो वहां पर जब गया तो हम लोग बैठे हुए थे, गंगा आरती देख रहे थे। वहां एक छोटा सा बच्चा था, करीब 12 साल का था। मैं बहुत देर से उसको ऑब्जर्व किया जा रहा था। वो बच्चा जापानीज टूरिस्ट आए तो उनके साथ जापानी में बात करने लगा, फ्रेंच टूरिस्ट आए तो फ्रेंच में बात करने लगा, जर्मन से आए तो जर्मन में बात करने लगा, इजरायली आए तो हिब्रू में बात करने लगा। तो मुझे इतना आश्चर्य लगा। मैंने उस बच्चे को बुलाया, मैंने कहा बेटा इधर बैठो। मैंने कहा तुमने कौन कौन सी भाषाएं करी के लिए? मुझे रशियन आती है, मुझे जर्मन आती है, मुझे जापानी आती है, मुझे फ्रेंच आती है और मुझे अरबी आती है। इस तरह से उसने मुझे बताया तो मुझे इतना आश्चर्य लगा कि अब मुझे बहुत रोना भी आया। इस बच्चे को कहीं और होना चाहिए था, इस बच्चे को आईएएस होना चाहिए था, आईएएस ऑफिसर होना चाहिए था कहीं जाकर के, जिसमें कि वो ऐसा बड़ा बनता, क्योंकि उसमें दिमाग इतना ज्यादा था। लेकिन उसको मौका नहीं मिला, पढ़ने का मौका नहीं मिला। अब बताइए, जो इतनी सारी भाषाएं एक साथ बोल सकता है, क्या उसको पिकअप करके अच्छी ट्रेनिंग दे करके कहीं अच्छी जगह नहीं भेज सकते? लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। कौन देखे, कौन करे? हम खुद अपने आप से इतना, अपने आप को प्यार करने में इतना ग्रसित हैं हम लोग दूसरा सोचते ही नहीं। और जो अनफॉर्चुनेटली, मुझे बोलना नहीं चाहिए इस फोरम पे, लेकिन जो कर सकते हैं, जो एक चेंज सोसाइटी में ला सकते हैं, जिनको मौका मिला है, जो कलेक्टर्स हैं, आईएएस हैं, जो नेता हैं, जो कर सकते हैं, करते नहीं है। आखिर समाज सेवा, सब बोलते हैं आप कौन है, तो हम समाज सेवा के लिए आए। समाज सेवा ये थोड़ी होती कि आप बैठ गए बड़े बड़े पदों पर, उसके बाद में आप भूल गए सब, सिर्फ अपनी सेवा कर रहे हैं, आप समाज सेवा नहीं कर रहे। ईश्वर करे कि इस तरह की सोच के लोग आगे आए। और मैंने सुना था कि मुंबई में कमिश्नर कोई आए थे, नाम नहीं मालूम, कोई मुस्लिम थे, वो सिर्फ 1 रुपया तनख्वाह लेते थे। वो कहते थे कि मैं इसके लिए, पैसे के लिए यहाँ नहीं आया हूं, मैं समाज में बदलाव के लिए आया हूं। काश ऐसे लोग आए और इन लोगों की मदद करें। वो बच्चे को देख के मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि मैं इसके लिए कुछ कर पाऊं। तो मैंने उससे पूछा कि तुम कुछ पैसे लोगे? तो उसने कहा नहीं, मैं सबको गाइड करता हूँ टूरिस्ट को, वो मुझे दे देते हैं। वो मैंने कहा देखिए कितना अच्छा, उसकी सोच कितनी अच्छी है। पैसे नहीं है उसने मुझसे, बिल्कुल खुद के प्रिंसिपल्स भी हैं उस चीज के लिए, प्रिंसिपल्स भी हैं। काश इसको अगर कोई मौका मिल जाता काम करने का। और दूसरी चीज जो मैं एक समाज में बदलाव लाने की कोशिश करता हूँ, जो मेरे यहाँ जो बच्चे आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो उनको मैं जरूर बोलता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, करियर काउंसलिंग करता हूँ कि बेटा देखो, तुम अच्छे इंजीनियर हो, तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा, इंजीनियरिंग में जा रहे हो, लेकिन अपनी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए मत करना। तुम आर्मी में जा सकते हो, आर्मी में चेंज कर सकते हो और तुम बदलाव ला सकते हो। तुम यूपीएससी देकर के कलेक्टर बनो, तुम अच्छे नागरिक बनो और फिर समाज में बदलाव लाओ। क्योंकि कलेक्टर सबका माता पिता होता है, पूरे एक जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसका वो माँ बाप होता है, उनको बदलाव लाना चाहिए। बिल्कुल सर, कोरोना के टाइम की अगर बात यहाँ पर कर ले हम, तो कोरोना में क्या कुछ एक्सपीरियंस आपने किया, साथ ही किस तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पर लोगों को आई, और ऐसे में क्या कुछ यहाँ पर लोगों ने, आपने ऑब्जर्व किया लोगों में कि क्या बदलाव कोरोना के वक्त और पैंडेमिक के बाद आए हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मुझसे। मैं ये लोगों को बताना चाहूंगा कि अब समय आ गया है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव करें। लाइफ स्टाइल में बदलाव कैसे करें? कोरोना किस किस को हुआ था? कोरोना उन लोगों को हुआ जिनकी रेजिस्टेंस कम थी, जो बहुत मोटे लोग थे और जो कि बिल्कुल दौड़ते एक्सरसाइज नहीं करते थे, उन लोगों में हुआ। और बाकी तो खैर हमको मालूम है कि प्रिकॉशन नहीं लेने के कारण हुआ।
तो कोरोना के कारण जो है अब लाइफस्टाइल में बदलाव करने का समय आ गया है। और एक मैं संदेश देना चाहूंगा कि हमारी डाइट में हमको बदलाव करना पड़ेगा। हम लोगों को ग्लूटेन फ्री डाइट लेना पड़ेगा। कायदे से देखा जाए तो हम लोग, हमारे भारतवर्ष में कभी भी गेहूं, चावल और इसका शक्कर का ज्यादा प्रयोग नहीं होता था। हम लोग मोटे अनाज खाते थे, जैसे कि मिलेट्स जिसको बोलते हैं, ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज। गेहूं जो रहता है, चाहे वो आटा हो, चाहे दलिया हो, चाहे मैदा हो, कुछ भी हो या रवा हो, इट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू शुगर, और शुगर जाकर के सीधे फैट में डिपॉजिट होकर मोटापा हमारा। आज पहले हर 6वां व्यक्ति भारतीय डायबिटिक था, आज हर 4था व्यक्ति डायबिटीज, उसको बच्चों को डायबिटीज हो रही है। 17, 18 साल, 20 साल के मोटे मोटे बच्चों को। आज हमें कोई बच्चा दुबला दिखता ही नहीं है, क्योंकि खान पान हमारा ऐसा हो गया है कि खा करके, और ये पिज्जा, बर्गर और ये सब चीजें खा करके हम लोगों ने अपने शरीर का पूरा चौराड़ा मचा दिया। और ये गेहूं और ये सब चावल सब लोगों को शन कर देना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। बाजरा, ज्वार, सलाद लीजिएगा, स्प्राउट्स लीजिएगा, सब्जियां हैं, दाल है, ये सब चीजें खाइए। शक्कर, गेहूं बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, चावल, क्योंकि कायदे से वैसे भी देखा जाए तो गेहूं और चावल घास होती है। हमारे शरीर में अपेंडिक्स छोटा सा होता है, और गाय भैंस के शरीर में अपेंडिक्स बहुत बड़ा होता है, और जितना भी सेलुलोज है, घास फूस है, वो अपेंडिक्स में पचता है। तो घास तो हम खाने के लिए बने ही नहीं है। हम किसके वंशज हैं? हमारा वंश, हमारा जो वो देखा जाए तो हम लोग बंदर और इसके वन मानुष इसके वंशज हैं। वो क्या खाता है? फल फूल, और आखिरी सेकंड तक की उसकी एक्टिवनेस बनी रहती, गुलाटी खाता रहता बंदर। और हम लोगों ने सब अपने आप को, शरीर को ये सब खिला करके अपनी जबान के हम लोग गुलाम हो गए हैं, और हम लोग सब मोटे हो गए हैं। हम लोगों की सब हेल्थ ऐसी हो गई है। इवन अगर इंडियन, मैं भी बिल्कुल अगर इसको देखा जाए तो सर, इंडियन जो फूड है, इंडियन जो कुजीन है, जो ट्रेडिशनल कुजीन है, उसमें आटा ये सब काफी कम था, लेकिन जो ज्वार बाजरा बता रहे हैं, इवन इट वाज रिच इन टेस्ट आल्सो जी। और आज को मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो रिफाइंड ऑयल्स आते हैं, रिफाइंड ऑयल्स में आप भूल जाइए कि ये प्योर मूंगफली का तेल है। सब में पामेस ऑयल रहता है, पाम ऑयल रहता है, मिला हुआ रहता है। इसलिए हमारा ट्रेडिशनल दादी और नानी की जो रेसिपी रहती है ना, जिसमें हम लोग शुद्ध घी का इस्तेमाल करते हैं, वो सबसे अच्छा होता है। आज भी रिफाइंड ऑयल से ज्यादा शुद्ध घी ज्यादा फायदा करता है। कम लीजिएगा, लेकिन शुद्ध घी लीजिएगा। और बाकी ऑयल में पाम ऑयल तो मिला ही रहता है, एंड दैट इज द मोस्ट वर्स्ट ऑयल इन द लाइफ, जो चाइनीज और ये सब यूज करते हैं। दूसरी, नमक, सफेद नमक जो हम लोग यूज करते हैं, नाम मैं नहीं लूंगा किसी कमर्शियल उसका, तो वो यूज नहीं करना चाहिए। उसकी जगह हम लोग काला नमक, सेंधा नमक, पत्थर का नमक, ये इस्तेमाल करिए। जो काला नमक का बॉल आता है कि सबसे प्योरेस्ट रहता है, बहुत अच्छा रहता है। और सेंधा नमक भी इस्तेमाल करिए, वो भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए, सेंधा नमक। तो ये सब चीजें हम लोगों को कौन सिखाएगा जब तक बताया नहीं जाए, क्योंकि बाकी नमक जो है सोडियम रहता है, सोडियम सीधे ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। और चाइनीज खाने में जो टेस्ट रहता है वो असली रहता है अजीनोमोटो का, दैट इज मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG, सीधे ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। दैट इज सोडियम आयॉन्स रहते हैं, सीधे ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, एंड इट इज कैंसरस ऑल्सो, कैंसर कॉजिंग। तो चाइनीज फूड में ये सब खाना में ये नुकसान करता है। आई गेस चाइनीज फूड ना, ये जो हमारे इंडिया में चाइनीज मिलता है ना, तो ये चाइना में मिलता है ना, ये नेपाल में मिलता है, ये सिर्फ इंडिया में मिलता है, और ये बनाया वो भी इंडिया का ही है। हाँ। और इसमें क्या, एक तो वो रहता है मैदा, मैदा वैसे ही नुकसान करता है, ऊपर से MSG मिला देते हैं उसमें। TCG पाम ऑयल रहता है, क्योंकि सबसे सस्ता पाम ऑयल रहता है, जो हम मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं इतना सारा पाम ऑयल। तो वो सारा से मिला करके कहते हैं कि ये प्योर ग्राउंडनट ऑयल है, बिल्कुल नहीं, सब में पामेस ऑयल मिला हुआ है। और आई गेस सबसे वो जो एक सा टेस्ट होता है ना ट्रेडिशनल इंडियन कुजीन का, जो वो सरसों के तेल में छौंका लगता है, जब वो खुशबू आती है, वो रियल टेस्ट है इंडिया का, रियल टेस्ट है, खत्म हो गया है बिल्कुल। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि मैंने अपने घर में किया है, मैंने गुजरात से एक मशीन बुलवाई है, और उसमें हम ग्राउंडनट मूंगफली डाल करके हम ताजा तेल निकालते हैं, और हम उससे इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको तेल यूज करना ही है तो, वैसे तो घी इस्तेमाल करना चाहिए। उसी प्रकार आज भी हरियाणा और कानपुर और यूपी में वो आपके सामने तेल निकाल कर देगा, आपको राई ले जाइए, सरसों को तेल निकाल करके आपको देगा वो। तो उसका जो टेस्ट और जो स्मेल आती है वो आज भी वो कहते हैं, हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं जो घास की वो आते हैं, छौंक आता है जब, तो वो एक्चुअली में असल टेस्ट होता है, फायदा भी करता है। या इट्स गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। तो अगर देखा जाए सर, तो
हमारी फूड हैबिट्स चेंज हो गई है, हर चीज जो है लगातार चेंज होती जा रही है, पहनावा चेंज हो गया है, बोलने का अंदाज चेंज हो गया है, रहने सहने का तरीका बदल गया है। तो ऐसे में अब लोग जो है वो कहीं ना कहीं एक गलत रास्ते पे जा तो रहे हैं, लेकिन अगर इसको सही करना है, हैबिट्स को ठीक करना है, तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें अपनी फैमिली वैल्यूज वापस लाना पड़ेगा। आज हमारी फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं। आप देखिए, पुराने जमाने में दादा दादी, चाचा चाची और ताऊ ताई सब रहते थे, बच्चों पे नजर रहती थी। और जो आज आप कैमरे लगा के रखते हैं, उसकी जगह दादा दादी की नजरें कैमरे से कम नहीं रहती थी। नजर रखते थे कौन बच्चा बच्ची कब गया कब आया है, उनकी नजर रहती थी। तो वो जो थे देवर कैमराज, और उस खाना एक साथ बनता था, चूल्हे पे बनता था, और सब लोग एक साथ। तो सबसे पहले तो फैमिली वैल्यूज, उनको रिलेशंस जो टूट गए हैं आज, वो रिलेशंस हमें वापस लाना पड़ेगा। जब तक हमारे रिलेशंस वापस नहीं आएंगे तब तक हमारी फैमिली नहीं बनेगी। फैमिली नहीं बनेगी तो हेल्थ नहीं बनेगी। क्योंकि दादा दादा देखते थे कि बच्चा खेलने जा रहा है कि नहीं जा रहा है, खेलना उतना ही जरूरी है। आज का बच्चा अपने मोबाइल में लगा हुआ है। घर में एक डाइनिंग टेबल पे 4 लोग बैठे हैं, माँ बाप और 2 बच्चे, सब अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, फेसबुक पे लगे हुए हैं। खाना कोई खा ही नहीं रहा, बात ही नहीं कर रहा। पापा फोन कर रहे हैं कि बेटा तुम्हें बहुत टाइम से देखा नहीं, 3-4 दिन से आ जाओ नीचे, हमारे साथ खाना खा लो। बच्चा ऊपर कमरे में है। तो सबसे पहले अगर हमें चेंज करना है तो हमें लाइफस्टाइल चेंजेस करना पड़ेगा। हमें वही पुरानी वैल्यूज लानी पड़ेगी। हमें हमारे परिवार को टूटने से बचाना पड़ेगा। वही बहू, वो कितना अच्छा रहता था, बहू घर में घुसती, कोई बड़ा आदमी घुसता था तो अपना धीरे खखार के घुसता था, बहू समझ जाती थी एकदम से। मतलब बड़ा अच्छे वैल्यूज होते थे। हमने तो वो देखा है, ज्वाइंट फैमिलीज की वो चीजें देखी है, बड़ा अच्छा रहता था। और अब सबसे पहले तो वो खान पान में बदलाव। दूसरी चीज, हमें जो आजकल का जो खान पान जो फास्ट फूड हो गया है, माँ के पास समय नहीं है कि बच्चे के लिए, बच्चा रोता है खाने के लिए तो उसको 2 मिनट से मैगी नूडल्स बना के खिला देती है। और वो नूडल्स कितना नुकसान करते हैं आप ये देखिए। वो मोटापा, बच्चा मोटा हो रहा है। एक टाइम वही था जब इसी वक्त में अगर माँ को बोलते थे कि भूख लगी है तो वो गाजर का हलवा या फिर सूजी का हलवा बना के देती थी। मुझे ध्यान है, मुझे जब भूख लगती थी सुबह तो हम सबसे पहले तो हमारी माँ बासी रोटी में थोड़ा सा तेल चौपड़ करके उसमें मिर्ची और नमक डाल करके उसकी पुंगी बना करके हमको देती थी, लो बेटा खाओ। और वो फायदा करता था हमें। और बासा कोई बचता नहीं था, बचता था तो वो अगले दिन सबसे पहले घर में खाना बनता था तो पहली रोटी जाती थी गाय की रोटी, फिर एक कुत्ते की रोटी बनती थी, फिर बाकी सब लोग उसको खाते थे। तो एक जो वैल्यू थी। और हमारे यहाँ खाना आज भी देखिए, वसुधैव कुटुंब हम लोग मानते हैं हमारे भारतवर्ष में। अब देखिए, आज भी अगर पुराने लोग खाना खाते हैं तो थाली के आसपास 2-3 टुकड़े जरूर नीचे डालते हैं। आप सोच सकते हैं क्यों डालते हैं? वो जो भोग होता है वो लगाया जाता है। भोग नहीं है, असल में वो है चींटियों का खाना है। वो ईश्वर ने सबका सोच के रखा है, वो चींटियों के लिए रहता था। और उसके बाद गाय की रोटी रहती थी। गाय हमेशा आकर के वक्त पे खड़ी हो जाती थी घर के सामने, आप जब तक रोटी नहीं दो जाएगी नहीं। तो कितने अच्छे वैल्यूज थे हमारे यहाँ। तो हम तो पेड़ को भी पूजते हैं, गाय को भी पूजते हैं, कुत्ते को भी पूजते हैं, पहाड़ों को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं। हमारे यहाँ तो सारी चीज भारतवर्ष में। मुझे तो गर्व है कि मैं भारतवर्ष में पैदा हुआ हूँ। और मुझे ईश्वर जितने जन्म तक मैं पैदा रहूं किसी भी रूप में, मैं भारतवर्ष में ही मुझे पैदा करना। क्योंकि हमारे भारतवर्ष में इतनी महान परंपराएं हैं। अगर हम माने तो हमारे ऋषि मुनि, हमारे माता पिता हमें इतनी अच्छी अच्छी परंपराएं देकर के गए हैं कि अगर हम भारतवर्ष में ये परंपराएं माने तो दुनिया में कोई शक की बात नहीं कि भारत जो है गुरु है सबका। बिल्कुल। और आज इस बात को प्रूव हो रहा है, हमारे ऊपर नेता से ही शुरू करें, वहीं से प्रूव हो रहा है कि आज कितनी अच्छी अच्छी चीजें, परंपराएं वापस आ रही हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पे अगर आप समाज से, युवाओं से या किसी से कुछ कहना चाहिए तो क्या मैसेज आप यहाँ देंगे? मैं एक बात जरूर उठाना चाहूंगा। आजकल जो मैं देखता हूँ कि मेरे बच्चे भी हैं और बाकी लोग भी जो है, ये बाकी सब तो मैं खान पान के सब बता ही चुका हूँ। ये एक तो ट्रैफिक में जो नॉइस पोल्यूशन बहुत ज्यादा है इस टाइम पे। मैं सुबह भी जाता हूँ, पीछे हॉर्न इतना तेजी से बजता है, ऐसा लगता है कि आजकल तो अलग से वो साइलेंसर अलग लगा के रखते हैं। प्रेशर हॉर्न्स तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कलेक्टर्स से और कोई भी जो भी हैं कि प्रेशर हॉर्न्स पे बंदिश लगाएं, कृपया करके प्रेशर हॉर्न पे बंदिश लगाएं। नॉइस पोल्यूशन बिल्कुल बंद करें। इस शहर को, भोपाल शहर को वॉइस फ्री, नॉइस फ्री शहर घोषित करें। एक चीज, क्योंकि मैंने एक उन पे ट्रैफिक पुलिसमैन पे मैंने एक रिसर्च करी थी, एग्जामिन करके उनका कान की जांच करके,
तो उसमें 30 to 40% ऑफ ट्रैफिक पुलिसमैन उनको हियरिंग लॉस था। उसी प्रकार आजकल के बच्चे जो कान में लगा लगा करके सुन के रात को सो जाते हैं।